नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से हम लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था दोस्तों, उस चीज़ को हम लोग आज आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट्स को वीडियो को देखने में समस्या आ रही थी, तो अब हमने उस समस्या का भी समाधान दोस्तों ढूंढ निकाला है। और ये समाधान है आपके लिए स्मार्ट पैनल, जो आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपनी पढ़ाई है उसको चालू करेंगे और कंटेंट को भी बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चल करके इसमें स्लाइड वगैरह लाएंगे, माइंड मैप वगैरह लाएंगे। तो दोस्तों, इसके माध्यम से हम आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है दोस्तों, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज ये आपका करंट अफेयर है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को रखा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले 2023-24 के जो एग्जाम्स हैं उनमें आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 का मिक्सअप यहाँ पर आपका करंट अफेयर रखा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े कितने स्थलों को सीएम तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ा गया है? ये आपका यहां पर दोस्तों क्वेश्चन रखा गया है। सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत कितने स्थलों को मध्य प्रदेश के यहां पर रखा गया है? एक ये योजना है सीएम तीर्थ दर्शन योजना। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए दोस्तों, एक योजना चली है जिस योजना का नाम है सीएम तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है सीएम तीर्थ दर्शन योजना। और इस योजना के माध्यम से जो बुजुर्ग हैं, जो मध्य प्रदेश के बुजुर्ग हैं, पुरुषों में देखेंगे तो 60 वर्ष की आयु रखी गई है और महिलाओं में देखेंगे तो 58 वर्ष की आयु यहां पर रखी गई है। तो जो ये बुजुर्ग हैं, इन आयु वर्ग के, उनको तीर्थ स्थलों पर फ्री में, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको फ्री में तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने की योजना रखी गई है। किन व्यक्तियों को? जो कि 60 वर्ष और 58 वर्ष महिला और पुरुष वर्ग में जो आयु पूरी कर चुके हैं और जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो कि खुद के पैसों से घूमने में समर्थ नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत उनको फ्री में तीर्थ कराया जाएगा। तो ये योजना है। और इस योजना के तहत दोस्तों मध्य प्रदेश के वो कौन से 5 स्थल हैं अंबेडकर से जुड़े हुए, BR अंबेडकर से जुड़े हुए वो स्थल जिनको इस योजना के तहत शामिल किया गया है। तो देखिए, पहला स्थल है दोस्तों महू, जो कि डॉक्टर BR अंबेडकर की क्या है दोस्तों? जन्म स्थली है, जन्मभूमि है महू। महू के बारे में आप जानते हैं, BR अंबेडकर की क्या है? ये जन्मभूमि है। अच्छा देखेंगे, अगर BR अंबेडकर ने शिक्षा कहां पर प्राप्त की? तो लंदन। तो मतलब सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत लंदन में भी घूमने का प्रावधान रखा गया है। तो शिक्षा इनकी लंदन में हुई थी, तो इसको भी इस योजना के तहत जोड़ा गया है, लंदन को भी। और इनको दीक्षा, जो इनका दीक्षा समारोह, दीक्षा हुआ, इनकी दीक्षा भूमि है जो, वो दोस्तों क्या है? नागपुर है। तो नागपुर को भी इसमें जोड़ा गया है। और इसके अलावा दोस्तों इनको महापरिनिर्वाण, यहां पर क्या है? महापरिनिर्वाण जो दोस्तों इनको प्राप्त हुआ वो कहां पर? दिल्ली में। दोस्तों इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? BR अंबेडकर की महापरिनिर्वाण। एक्चुअल में दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोग होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, जो महान व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म से, तो उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण शब्द बोला जाता है। मृत्यु के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यह वर्ड है महापरिनिर्वाण। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, चैत्य भूमि दोस्तों ये मुंबई में है, इनकी महाराष्ट्र में है ना। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये उनकी समाधि स्थल है। तो समाधि स्थल को भी मित्रों यहां पर जोड़ा गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी हुए इन 5 स्थलों को दोस्तों सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत इनको जोड़ा गया है। शॉर्ट में यहां पर हमने आप लोगों के लिए लिखा है सीएम तीर्थ दर्शन योजना क्या है। तो देखिए यहां पर सीएम तीर्थ दर्शन योजना दोस्तों, इसको प्रारंभ कब किया गया? 2012 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। और इसमें क्या है दोस्तों, जो भी निवासी हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के, जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और ऐसे बुजुर्ग जो कि पुरुषों में देखा जाए, पुरुषों में तो जो कि 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, और दोस्तों महिलाओं में जो कि 58 है दोस्तों, यहां पर 52 नहीं है, 58 वर्ष की आयु यहां पर महिलाओं में, महिला जो कि 58 वर्ष की आयु यहां पर पूरी कर चुके हैं। तो इन व्यक्तियों को घुमाया जाएगा सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत।
तो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े कितने स्थल हैं? 5 स्थलों को शामिल किया गया है। चलिए यहां पर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में देखेंगे, बी आर अंबेडकर के बारे में। इनका जन्म 1891 में महू में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में महू में हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1891 1891 में। अच्छा, अगर इनकी मृत्यु के बारे में देखें दोस्तों, तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु कहां पर हो गई थी मित्रों? दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इनकी मृत्यु जो दोस्तों 6 दिसंबर को हुई थी, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, बी आर अंबेडकर के बारे में देखें तो विदेशों में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारतीय हैं। दोस्तों इनके बराबर जो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरी संविधान सभा में देखा जाए ना, तो दोस्तों बी एन राव को छोड़कर के दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतना पढ़ा लिखा हो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारी इन्होंने पढ़ाई की थी, लंदन से पढ़ाई की थी दोस्तों, है ना। ये इन्होंने हाई डिग्रियां की थी। तो अर्थशास्त्र में देखिए डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों उस समय के, अपने टाइम के। तो आप देख सकते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई का जो लेवल रहा है, ये लेवल आप उनका समझ सकते हैं। तो विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अच्छा, बी आर अंबेडकर ने दोस्तों 1926 में 1926 में एक आयोग गठित हुआ था भारत में अंग्रेजों के द्वारा। हिल्टन यंग आयोग इसको कहा जाता था मित्रों। जो हिल्टन यंग आयोग था, इस आयोग की सिफारिश पर ही आरबीआई का गठन किया गया था 1935 में। ये आपको याद रखना है। अच्छा, आरबीआई का गठन हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो किया गया था, इस हिल्टन यंग सिफारिश, ये जो आयोग था, इस आयोग को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सिफारिशें दी थी आरबीआई बनाने के लिए। तो आरबीआई बनाने में डॉक्टर बी आर अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि हिल्टन यंग आयोग को इन्होंने कहा था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। और आगे चल करके इन्होंने इसी से संबंधित एक बुक भी लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज करके इनकी एक पुस्तक रही है। तो उस पुस्तक पे लिखा, तो उस पुस्तक में भी आरबीआई की महत्व के बारे में इन्होंने बताया कि एक केंद्रीय बैंक जो है होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मंदी उस समय पर बहुत आ रही थी, यूरोप में मंदी आ रही थी, अमेरिका में जैसे 2008 में मंदी आई थी, है ना। तो यूरोप में 1929 के आसपास जो मंदी आई थी मित्रों, उस मंदी का प्रभाव भारत में भी पड़ा था। और उसके बाद दोस्तों दुनिया के विभिन्न जो अर्थशास्त्री थे प्रमुख, उन्होंने यह विचार विमर्श किया। हिल्टन यंग आयोग का गठन भी उससे पहले हो चुका था। तो इन्होंने विचार विमर्श किया कि मंदी आने से पहले हर देश में क्या हो, पूर्व चेतावनी दे दी जाए। तो ये चेतावनी देने का काम कौन करेगा? तो एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। और वो बैंक कौन सी है भारत में? भारत में कौन सी बैंक बनाई, केंद्रीय बैंक, जो जिसको कहते हैं आरबीआई। तो आरबीआई के गठन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 1990 में इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों। मरणोपरांत 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। मित्रों आपको यहां पर यह बात भी याद रखनी है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में की बात कर रहे हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित किया गया था? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो इसको आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों, जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था जो 2023 में हुआ, ये मध्य प्रदेश में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना। 2023 और 24 में होने वाली जो परीक्षाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इंदौर में किया गया इसका आयोजन 2023, 8 से 10 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। 8 से 10 जनवरी को 2023 में, अभी इसी साल इंदौर में आयोजित किया गया मित्रों, यह भी याद रखना है। अच्छा, इसकी थीम जो है, थीम बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों किसी भी नॉर्मल आप पेपर देते रहते हैं, एग्जाम्स देते हैं, उसमें थीम पूछ ली जाती है और अधिकांशतः हम लोग जो गलत करते हैं वो हमारी थीम ही होती है। तो देखिए, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अमृत काल, देखिए दोस्तों, आजादी के 75 वर्ष पूरे करने पर हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
और इसीलिए विभिन्न जगहों की थीम में आप लोग अमृत वर्ड जो सुन रहे हैं ना अभी आजकल, तो अमृत इसीलिए है क्योंकि दोस्तों आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम लोग उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये क्या है, इसकी थीम है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, जो कि कहां पर आयोजित हुआ, इंदौर में आयोजित हुआ। बात समझ में आई? अच्छा चलिए देखते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में। सर्वप्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 2003 में किया गया था। सर्वप्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 2003 में आयोजित किया गया था। दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में यह आयोजित किया जाता है। कितने साल में आयोजित होता है दोस्तों? प्रत्येक 2 साल में इसको आयोजित किया जाता है। अच्छा, ये प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, प्रवासी भारतीय दिवस, तो दोस्तों 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। एक्चुअल में मित्रों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि 9 जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे वो अफ्रीका से भारत में लौट करके आए थे, और इसके बाद महात्मा गांधी जी जो थे वो सक्रिय राजनीति में भारत में भाग लेना उन्होंने 1915 से चालू कर दिया था। तो कब इन्होंने प्रवासी, क्योंकि महात्मा गांधी खुद अफ्रीका में रहे, दक्षिण अफ्रीका में, तो ये 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, तो इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं हैं दोस्तों, जो लोग पीएससी वगैरह यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए यह योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रवासी कौशल योजना। प्रवासी कौशल योजना, जो लोग प्रवास कर रहे हैं भारत से किसी अदर कंट्री में, उनको स्किल देने की योजना है भारत की तरफ से उसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति अदर कंट्री में जा रहा है तो कुछ काम सीख सके। तो प्रवासी कौशल योजना है। दूसरी योजना है प्रवासी बच्चों हेतु दोस्तों छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति की योजना है प्रवासी बच्चों के लिए, है ना, जो भारत के बच्चे हैं जो अदर कंट्री में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या कुछ बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं, हाई एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, है ना, तो उनको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा दोस्तों? जो कि पीआईओ हैं और एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया है, और जो कि पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं। पीआईओ का मतलब होता है पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, है ना। तो पीआईओ और जो एनआरआई हैं, इनके बच्चों के लिए दोस्तों छात्रवृत्ति की योजना है। और इसके अलावा एक योजना और है प्रवासी भारतीयों के लिए, भारत को जानो। भारत को जानो योजना, ये भी दोस्तों प्रवासी भारतीयों के लिए भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली प्रमुख योजना है। तो ये भी मित्रों आपको यहां पर याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आप लोगों के सामने, भारतीय वायुसेना किसके द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास? भारतीय वायुसेना मित्रों किसके द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास इनिओचिस। युद्ध अभ्यास का नाम ध्यान से पढ़िए, यहां पर क्या लिखा है? इनिओचिस 23 में भागीदारी करेगी। तो जो भारतीय वायुसेना है वो किस देश के द्वारा आयोजित हो रहे युद्ध अभ्यास जिसका नाम है इनिओचिस, उसमें क्या करेगी? भागीदारी करेगी। कौन? भारतीय वायुसेना। तो इनिओचिस युद्ध अभ्यास का आयोजन कौन सा देश कर रहा है या किस देश में हो रहा है? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इसका आयोजन ग्रीस में हो रहा है। इनिओचिस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है? ग्रीस में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हम आपको भारतीय वायुसेना की यहां पर बात आई है तो इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में आपको अभी बता देते हैं, क्योंकि 2023 में ये बहुत ज्यादा पूछने की संभावना है, पूछे जा सकते हैं किसी भी साल किसी भी एग्जाम में, है ना। देखिए एक दोस्तों युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है ओरियन युद्ध अभ्यास। ये फ्रांस में हुआ था मित्रों। ये कहां पर हुआ? ये फ्रांस में हुआ था। ओरियन युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना का है ना। और इसमें भारत की तरफ से, इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से जो भाग ले रहा है उसका नाम है राफेल। राफेल दोस्तों हमने किससे लिया था? फ्रांस से हमने राफेल लिया था, और फ्रांस में ही हो रहा है ओरियन युद्ध अभ्यास। तो ये राफेल फिर से कहां पर जा रहे हैं? फ्रांस में जा रही हैं। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी इंडियन एयरफोर्स का है। अच्छा, कोप इंडिया युद्ध अभ्यास किसके द्वारा हुआ? ये यूएसओ के द्वारा आयोजित किया जाता है। कोप इंडिया युद्ध अभ्यास यूएसओ के द्वारा।
अगर देखें इनियोचस, तो इसकी तो अभी हमने बात की, ग्रीस में होने वाला है दोस्तों, ये ग्रीस में, और ग्रीस में हो रहा है तो इसमें भारतीय वायुसेना के कौन कौन से विमान जा रहे हैं दोस्तों, यहां पर Su-30 MKI, Su-30 MKI यहां पर एक विमान जा रहा है, और इसके अलावा मित्रों C-17 विमान यहां पर इसमें भाग लेने वाला है। तो दो विमान आपको यहां पर याद रखने हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, इनके बारे में हमने आपको यहां पर बताया। चलिए अगले क्वेश्चन, अगली बातें जानते हैं इसके बारे में। कुछ अन्य दोस्तों यहां पर हमने युद्धाभ्यासों को रखा है, जैसे गरुड़ युद्धाभ्यास। अच्छा, गरुड़ युद्धाभ्यास जो है दोस्तों शक्ति युद्धाभ्यास है, और फ्रिंजेक्स बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फ्रिंजेक्स युद्धाभ्यास जो है ये किसके किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला क्या है, फ्रिंजेक्स युद्धाभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला फ्रिंजेक्स युद्धाभ्यास है, ये आपको याद रखना है, फ्रिंजेक्स युद्धाभ्यास। ठीक है, तो गरुड़, शक्ति, फ्रिंजेक्स ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास हैं। अच्छा, यहां पर हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, इसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास, सिन्धु मैत्री और धर्मगार्जियन, सिन्धु मैत्री और धर्मगार्जियन दोस्तों ये दो युद्धाभ्यास होते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास हैं, सिन्धु मैत्री और धर्मगार्जियन। ठीक, तो ये दो युद्धाभ्यासों के बारे में आपको यहां पर याद रखना है। चलिए कुछ और युद्धाभ्यास हैं, इनके बारे में भी समझ लीजिए। साइक्लोन अभ्यास दोस्तों एक होता है, युद्धाभ्यास का नाम क्या है मित्रों, साइक्लोन युद्धाभ्यास। दोस्तों ये किसके बीच में होता है, इंडिया और मिस्र के बीच में होने वाला क्या है, युद्धाभ्यास है, जिसका नाम है साइक्लोन युद्धाभ्यास, इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। अच्छा, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला मित्रों युद्धाभ्यास है, जिसका नाम है क्या, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। अच्छा, समुद्री ड्रैगन 2023 का युद्धाभ्यास, ये किसके द्वारा आयोजित हुआ, समुद्री ड्रैगन 2023 दोस्तों अमेरिका की नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया, अमेरिका की नौसेना के द्वारा इसका आयोजन होता है, समुद्री ड्रैगन 2023 में ही हुआ है ना। अच्छा, एफिनडेक्स युद्धाभ्यास, एफिनडेक्स युद्धाभ्यास दोस्तों 2023 ये किसके किसके बीच में हुआ, 2023 में एफिनडेक्स युद्धाभ्यास ये अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुआ है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है, अफ्रीका और इंडिया के बीच में एफिनडेक्स युद्धाभ्यास। अच्छा, हुआ कहां पर ये युद्धाभ्यास, तो पुणे में हुआ दोस्तों ये युद्धाभ्यास। आप में से मित्रों कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये युद्ध अभ्यास होता क्या है। देखिए, एक्चुअल में एक ये वार एक्सरसाइज होती है, एक रियल युद्ध में उतरने से पहले यहां पर एक युद्ध की प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसी तरह का बेस बनाया जाता है पूरा लड़ने के लिए, और आपस में प्रैक्टिस करते हैं विभिन्न देश आपस में मिलकर के, ताकि जैसे हमें मान लीजिए कि कुछ युद्धाभ्यास करने हैं आतंकवादियों से निपटने के लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी ना, कि कैसे जब हम रियल में आतंकवादियों का सामना करें तो हम किस तरह से वहां पर अपना बिहेवियर, बॉडी बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी हमें एक्टिविटी करना चाहिए, कौन कौन से हमें तरीके अपनाने चाहिए, है ना, उनसे निपटने के लिए। तो ये सारी क्या है, एक्सरसाइज होती हैं, ये विभिन्न देशों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक्सरसाइज करते हैं, रियल ही होता है, उसी तरह का बिल्कुल लगेगा आपको, है ना, बस हानि थोड़ा सा इसमें नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हमने अभी आपसे पूछा था मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में, यहां पर अगर मालाबार के बारे में बताएं दोस्तों, ये 4 देशों के बीच में होता है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 4 देशों के बीच में आपका ये मालाबार युद्धाभ्यास होता है। 1991 से यह प्रारंभ हुआ था मालाबार युद्धाभ्यास, और दोस्तों ये चारों कंट्री कौन सी कहलाती हैं, क्वाड, ये क्वाड कंट्री कहलाते हैं, तो क्वाड कंट्री के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास होता है। अच्छा, मालाबार से एक आपको शब्द याद आ रहा होगा, मालाबार सुनकर के, भारत के किस राज्य के तट को मालाबार तट कहा जाता है, तो किस राज्य के तट को मालाबार तट कहा जाता है, यहां पर मित्रों याद रखना, किस राज्य के तट को मालाबार तट कहा जाता है। देखिए, तो केरल का जो तट है, केरल का जो तट है इसको क्या कहते हैं, मालाबार तट, है ना, और तमिलनाडु का जो दोस्तों तट है उसको कहते हैं, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है मित्रों, ये आपको कमेंट में बताना है, तमिलनाडु के तट को, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, इसके तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं मित्रों,
कोरोमंडल, कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। ये सारी जानकारी दोस्तों जो है आपको अपने ही नोट्स में लिख लेनी है। जिस तरह से हमने यहां पर मेहनत की है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा है और उसका डिटेल सारा का सारा हमने यहां पर लिखा है, ये नोट्स आपको भी तैयार करने हैं इसी तरह से, और ये डेली बेस पर आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों अब आपकी जो करंट अफेयर की समस्या है, हमसे जुड़े हुए लोगों की, जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़े हुए हैं, उन सभी की समस्याओं को हमने यहां पर सॉल्व करने की कोशिश की है। दोस्तों आगे चलकर के हम और भी इस चीज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ सुधारने की प्रयास में लगे रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जितने भी आपके फ्रेंड्स हों सभी को इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।